आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल बोर्ड परीक्षा में 6 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हाई स्कूल का जीव विज्ञान में अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये आखिरी चैप्टर होता है और इस चैप्टर से हर बार रखा जाता है। इस चैप्टर का रखने का मकसद ये है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक हों और हर लोगों को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के, इस बात को हमें पहुंचाना होता है कि हमें पर्यावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा वातावरण कैसे होता है? जब हमारा पर्यावरण अच्छा हो। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड अगर देखा जाए, हम बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में देखा जाए तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1 से 9 तक प्रश्न दिए गए, जिनमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसको हम ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसमें जितने प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए उसको विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला आपका प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पीय में, निम्न में से समूहों में केवल जैव पूछा गया है। जैव प्रश्न पढ़ते समय देखिए क्या पूछा है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें यह आपका प्रश्न पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो अपने आप क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाता है वातावरण में, बायोडिग्रेडेबल। तो अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया घास, पुष्प और चमड़ा। ये आपका ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो पूछा गया है, तो घास भी क्या हो जाएगा, पर्यावरण में डिजॉल्व हो जाएगा, पुष्प भी और चमड़ा भी, ये भी सही है। इसमें दिया गया है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण में क्या होगा, नॉन डिग्रेडेबल होगा, इसका क्या होगा, पर्यावरण में नष्ट नहीं होता। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन सही था। तीसरा क्या, फलों के छिलके, फलों के छिलके आसानी से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केक भी हो जाएगा, नींबू का रस, ये भी, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर अगला दिया गया केक, लकड़ी एवं घास। तो केक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लकड़ी भी और घास भी। तो इसमें जो आपका ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में 3 बहुविकल्पीय है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 सही है। ठीक है, वैसे इस प्रश्न को देना नहीं चाहिए बोर्ड परीक्षा में, लेकिन दिया गया है। ठीक है, तो इनमें यही पूछा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जो हमारे पर्यावरण में स्वतः नष्ट हो जाएंगे कुछ महीने में। ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक आपका बी ऑप्शन है जो प्लास्टिक नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देखा जाए तो कौन कौन से सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, तो यह प्रश्न नहीं पूछना जाएगा, पूछ लिया जाए तो आप ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन मारेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, अगर पहला दिया तो पहला ही मानने का प्रयास करिएगा। ठीक, अगला दिया है, इसमें प्रश्न को घुमाना चाहिए। तो प्रश्न क्या होना चाहिए कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल की जगह नहीं है जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो नहीं है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अगर यहाँ पर प्रश्न में अगर यहाँ पर लगा दे नहीं है, तो नहीं है तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न दिया गया जैसे बुक में आप देख सकते हैं, मैं बुक से ही आपको बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी ये बुक में प्रश्न दिया गया। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता। हमें लगता है कि ये नहीं वाला ही सब यहाँ पर छूटा होगा, जिसके वजह से 3 ऑप्शन सही है। तो प्रश्न जब आएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं होगा तो बी ऑप्शन सही होगा, अगर है तो 3। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है खाद्य श्रृंखला, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे भी अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। इसमें देखिए, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमें चारों ऑप्शन रीड करना होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप रीड करिए और सही उत्तर जवाब दीजिए। पहला दिया घास, ठीक, गेहूं तथा आम। अब यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला पर क्या होती है, आश्रित होती है, निर्भर होती है। जिस तरह हम कहें कि जैसे घास है तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा,
चील। तो ये खाद्य श्रृंखला बन रही है। श्रृंखला का मतलब एक सीधी रेखा में, एक श्रृंखला एक लाइन में बनती है और एक दूसरे पर निर्भर हो। तो यहाँ पर घास को गेहूं तो खाएगा नहीं, ठीक, और तथा आम ये भी नहीं खाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा दिया घास, ठीक है, घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानो, ये आपका सही हो सकता है, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। और देख लेते कोई और हो। बकरी को गाय खाएगी नहीं और गाय को हाथी नहीं खाएगी, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चौथा दिया है घास, घास मछली। अब ये जल में घास हो गई तो मछली खा सकती है और मछली को बकरी नहीं खा सकती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका बी ऑप्शन सही है। श्रृंखला बनना है, घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, और बकरी को कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ये खाद्य श्रृंखला बना रहे, एक सीधी खाद्य श्रृंखला। अगला दिया है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र, प्रश्न यहाँ पर दिया पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो आप कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी हम पर्यावरण के प्रति कैसे बिहेवियर करते हैं उसके बारे में दिया गया। पहला ऑप्शन दिया है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बिल्कुल बात सही है। अगर हम बाजार जाएं तो हम प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल न करें। अगर प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर्यावरण मित्र व्यवहार में नहीं आएगा। अगर हम थैला घर से ले जा रहे हैं, कपड़े का थैला, ये क्या हो गया, ये आपका पर्यावरण मित्र व्यवहार में पहला ऑप्शन सही है। दूसरा दिया, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी सही है, पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा दिया, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय, ठीक है, छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। अगर हम मान लीजिए हमारा घर थोड़े दूरी पर है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो हम स्कूटर से न जाकर हम पैदल जाएं, ठीक है, पर्यावरण मित्र व्यवहार में आएगा। क्योंकि आप स्कूटर से जाओगे तो बहुत सारे पोल्यूशन होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, मित्रवत व्यवहार में नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह चौथा ऑप्शन में दिया उपर्युक्त सभी, ये आपको चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी तीनों ऊपर वाले ऑप्शन सही है। ये तीन में से आपको बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो अब प्रश्न संख्या, अब हम डिस्कस करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों का। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे अर्थात मार डालें। ठीक है, तो प्रश्न हमने लिखा है, दिया है क्या होगा। पहली बात, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को क्या कर दें, समाप्त कर दें या मार डालें, तो क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। पहले आप समझिए कि हम बनाते खाद्य श्रृंखला, दो आपने पढ़ा होगा, एक खाद्य श्रृंखला पढ़ा होगा, दूसरा खाद्य जाल पढ़ा होगा, और इसी दोनों से इसका उत्तर आपका आ जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप खाद्य श्रृंखला का भी लेके उत्तर दे सकते हो और खाद्य जाल का भी। ठीक, तो हम खाद्य श्रृंखला का लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में अगर लिया जाए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या आएगा, पौधे आएंगे। पौधों को कौन खाएगा, अगर देखा जाए तो पौधों को मान लीजिए टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाएगा, आप मेढक मान लीजिए। मेढक को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा, चील खाएगा, काइट हिंदी में लिख देते हैं, चील। तो ये जो होता है एक खाद्य श्रृंखला है, और ये हर एक श्रृंखला, ठीक है, ये एक पोषक स्तर को दर्शाते हैं। जितने जीव हैं सभी एक पोषक स्तर को क्या करते हैं, दर्शा रहे हैं, सभी के सभी। ठीक, आपको पता है कि ये जो पादप होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक। और यहां से लेकर यहां तक जितने जीव हैं सभी क्या है, उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। अब इसमें कोई प्राइमरी उपभोक्ता होगा, सेकेंडरी उपभोक्ता होगा, टर्सरी होगा, टॉप कंज्यूमर होगा, और लास्ट में क्या होता है, अपघटक आते हैं। इन जीवों के बाद जो आएगा अपघटक आते हैं। ठीक है, ये एक कोशीय स्तर में। अब इस प्रश्न को समझते क्या दिया है, सभी जीवों को, यानी एक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें।
अब इनमें से आप किसी को भी ले लीजिए। अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर अगर मेढक क्या कर दिया जाए, मेढक को समाप्त कर दिया जाए इस स्तर से, ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम पूरे मेढक को मार डालते, मेढक अब नहीं बचते हैं। और जैसे नहीं बचते हैं तो क्योंकि एक ऐसी श्रृंखला है खाद्य श्रृंखला, और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक सीधी लाइन में होता है, ठीक है, एक सीधी लाइन में होता है। तो जब यहाँ पर मेढक को मार दिया जाए, सभी मेढक को, अब मेढक बचे नहीं है इस धरती पर, तो अब मेढक क्या करेंगे, टिड्डे को नहीं खाएंगे, ठीक है, और टिड्डे को नहीं खाएंगे तो इसको खाने वाले जीव क्या हो जाए, जैसे स्नेक, चील, ये सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। यानी खाद्य श्रृंखला जो होगी प्रभावित होगी। अगर खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर का कोई पोषक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो वो खाद्य श्रृंखला क्या होगी, प्रभावित होगी, या वो खाद्य श्रृंखला समाप्त हो सकती है, ठीक है, यही इसका उत्तर है। आप समझिए, जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जीता जागता उदाहरण, ठीक, सन मुझे नहीं पता है, ठीक है, चीन की बात है। चीन में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहां के राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक गणितज्ञ यानी गणित लगाया कि एक गौरैया कितने अनाज साल भर में खा जाती। उन्होंने एक गौरैया का लगाया, औसतन जो लगाया था 4 से 5 केजी लगाया। फिर पूरे चीन में उन्होंने आकलन किया कि कितने गौरैया है और कितना अनाज खा जाती है। जब उन्होंने ये सोचा है तो कहा, अरे ये तो हमारी अर्थव्यवस्था को खा जा रही हैं, ठीक है, तो इसको क्या किया, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति ने क्या किया कि गौरैया को मारने का ऐलान कर दिया, और ये भी साथ में कहा कि जो जितने गौरैया मार के आएगा उस पर इनाम भी दे रही थी सरकार, कि जो जितना मार के ले आएगा उसको इतना कुछ पैसा दिया जाएगा। तो क्या हुआ कि उस वर्ष पूरे साल भर गौरैया को मारने का अभियान जारी हो गया, और लोगों ने खूब गौरैया को मारा। लगभग गौरैया चीन से समाप्त हो गया, इसीलिए उसे एशिया का मरीज कहा जाता है, ठीक है, पूरी गौरैया क्या होगी, समाप्त हो गई। अब इस श्रृंखला में जहां पर हमने इसको रखा है मेढक के जगह पर, मेढक के जगह पर गौरैया को लिख रख दीजिए, गौरैया, गौरैया को रख दीजिए। अब गौरैया को रख देंगे, अब गौरैया को मान लीजिए कि चीन ने, सरकार ने पूरा मार डाला। अब गौरैया किसको खाती थी, क्योंकि खेतों में पाए जाने वाले टिड्डे, कीड़े मकोड़े जो भी होते थे उनको ये खा जाती थी। अब चीन सरकार ने पूरी तरह से मार डाला गौरैया को, बची ही नहीं। अब क्या हुआ, अगले साल ये हुआ है कि उस दौरान जब गौरैया समाप्त हो गए तो टिड्डे का आक्रमण हो गया, और जब टिड्डे का आक्रमण हो गया तो पूरी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो गई, ठीक है, कुछ बचा नहीं। और भूखमरी से चीन के लगभग बहुत लोगों क्या लाखों में लोग मर गए थे भूखमरी की वजह से। तो यही प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी भी स्तर पर, अगर किसी पोषक स्तर को समाप्त कर दिया जाए तो श्रृंखला पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसका जीता जागता उदाहरण चीन है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश भी है, ये याद रखिए, ऐसा कांड हो चुका है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर किसी जीव के स्तर को हम समाप्त कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपकी भूल है, मनुष्य जात की सबसे बड़ी भूल है। जैसे भी मॉस्किटो में काट रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या क्या लगा दे रहे हैं, ये आपकी भूल है। अब हमें ये जानकारी नहीं है कि हमें यह पता है कि फीमेल जो काटती हैं उनसे हमें रोग होता है, ठीक है, तमाम तरह की बीमारियां होती है, लेकिन मेल से नहीं होता। मेल किसमें, पॉलिनेशन या परागण में सहायता करते हैं। तो ये प्रश्न है। लेकिन एक और इसी से, अगर ये खाद्य जाल होता है, ये तो खाद्य श्रृंखला से बताया, तो ये मार डाले, ठीक है, कोशीय स्तर की बात कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग। अगर खाद्य श्रृंखला से अगर पूछ ले तो मान लीजिए खाद्य श्रृंखला में बहुत सारे, खाद्य श्रृंखला में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि आम का पेड़ हो गया, घास हो गया, ठीक, पीपल हो गया। अब ये बहुत सारे यहाँ पर प्लांट है, खाने वाले जीव भी अलग अलग हो जाएंगे, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, ठीक। अब इनको खाने वाले जीव जैसे हो जाएगा, जयकाल हो गया, लोमड़ी हो गई, ठीक, सियार यानी जयकाल होता, लोमड़ी हो गया, और लकड़बग्घा हो गया, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा को हैना बोलते हैं, हैना हो गया। अब इनको खाने वाला मान लीजिए शेर ले लीजिए, ठीक,
स्नेक रख लीजिए, मोर ले लीजिए, बाघ ले लीजिए, ठीक, हाथी ले लीजिए। ये क्या है? खाद्य जाल है। किस तरह खाद्य जाल बन जाएगी? देखिए, बकरी क्या खा सकती है? पीपल, आम की भी खा सकती है, घास भी खा सकती है। हिरन भी सेम खा सकता है, ठीक है। खरगोश भी घास खा सकता है। अब लोमड़ी क्या है? बकरी को भी खा सकती है, हिरन को भी, खरगोश को भी, जयकाल, इनको सभी को ये खा सकता है, ठीक। लोमड़ी भी, हायना, इन सभी को खा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर हाथी, हाथी को अगर देखा जाए तो हाथी क्या होगी? ये इसको भी खा सकती है, घास को भी खा सकती है। स्नेक किसको खाएगा? स्नेक को अगर देखा जाए तो मेढक भी लिख दीजिए, मेढक, टिड्डा। स्नेक किसको खाएगा? स्नेक मेढक को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, ठीक। टिड्डा मेढक खा सकता है ना। मोर, मोर किसको किसको खा सकता है? स्नेक को भी खा सकता है, मेढक को भी खा सकता है, ठीक। बाघ किसको खा सकता है? हैना को भी, लोमड़ी को भी, शेर, जयकाल, इन सबको। तो यहाँ पर क्या करने का मतलब है? अगर यही प्रश्न दिया जाए, इसके लिए पूछ ले, खाद्य श्रृंखला के लिए, तो यहाँ को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसका सिंपल सा उदाहरण है। अगर इनमें से मान लीजिए हिरन को समाप्त कर ले, तो क्योंकि इसका ऑप्शनल चीजें बची हुई है, ऑप्शनल चीजें बचे होने की वजह से इस खाद्य जाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया प्रश्न संख्या 5। अभी जो प्रश्न संख्या 4 बताया हूं उसी पर यह प्रश्न डिपेंड है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दोनों श्रृंखलाओं के बारे में पूछ लिया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम श्रृंखला के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। आप सोचो कि ऐसे कर लें तो नहीं, श्रृंखला अगर आपको पता है, और दोनों, ये भी मैं बता रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा में चाहे खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, दोनों में से एक बार आएगा। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, हमारा पर्यावरण में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और दूसरा एक और आता है हमारा ओजोन लेयर, इस श्रृंखला का इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। दिया गया क्या, ठीक है, किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव, पहले पूछा गया है किसी, यानी किसी भी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। पूछ रहा है कि अगर हम किसी समूह के, यानी किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटा दिया जाए, और हटाने पर क्या ये जो किसी जीव को हम हटाया जा रहा है, तो हटाने का प्रभाव जो है, यानी भिन्न भिन्न दिया है, पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला दिया क्या, पोषी स्तर दिया है क्या, किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है, यानी पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। तो ये एक ही है, खाद्य श्रृंखला में हटाना संभव है, जबकि खाद्य श्रृंखला में नहीं। इसको देखिए, समझिए क्या मैं कह रहा हूं। देखिए, दो चीजें होती है, एक हम कह रहे हैं खाद्य श्रृंखला में, ठीक। अगर इसको देखा जाए, क्या किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को, ठीक है, पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है, तो खाद्य श्रृंखला में तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्या है? खाद्य श्रृंखला में संभव नहीं है, जबकि खाद्य जाल में हटाना संभव है, ठीक। यहाँ पर हम हटा सकते हैं खाद्य श्रृंखला में। कैसे? जिस तरह भी हमने एक उत्तर आपको दिया हूं, जैसे हमने कहा खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पौधे, पौधों को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? आपको ग्रॉस होपर। और इसको कौन खाएगा? मेढक, फ्रॉग खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, यानी सांप। और इसको कौन खाएगा? चील खाएगा। ये आपको क्या है? इसके अकॉर्डिंग। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जा रहा है क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के स्तर पर अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा। अगर हमने कहा है
कि अगर यहाँ पर हम टिड्डा को ही हटा दे रहे हैं, किसको हटा दे रहे हैं? टिड्डा को। और टिड्डा क्या है? अगर इसको देखा जाए तो ये आपका उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है, इसको कहा जाए। और ये कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में अगर एक टिड्डा को देखा जाए तो प्राथमिक कंज्यूमर होगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोल सकते हैं। मेढक को अगर देखा जाए, क्योंकि इसको खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। इसको स्नेक को कहा जाए तो ये टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा, टर्सरी, ठीक है, TI से ही स्पेलिंग होता है। चील को कहा जाता है टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी अलग अलग स्तर हैं, कोशी स्तर। अगर हम यहाँ से टिड्डा को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि टिड्डा यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, इसको हटा दिया जाए। तो हटाने से क्या होगा कि अलग अलग स्तर, जैसे सेकेंडरी, टर्सरी और कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये तीनों स्तर इसके दिया है। अलग अलग पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा तो बिल्कुल अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर ये समाप्त होगा तो मेढक की भी जो संख्या धीरे धीरे घट जाएगी, क्योंकि खानों को मिलेगा नहीं, धीरे धीरे मर जाएंगे। स्नेक को भी मेढक नहीं मिलेंगे तो ये भी धीरे धीरे मर जाएंगे। और चील को जब स्नेक नहीं मिलेगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो पोषक स्तर यानी इस खाद्य श्रृंखला में अगर एक भी जीव समाप्त होता है तो इसमें जितने स्तर पाए जाते हैं वो पोषी या पोषण के, वो धीरे धीरे सभी जो होगा भिन्न भिन्न पोषक स्तरों पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। एकदम बिल्कुल संभव है। जबकि दूसरा इसी में दिया, क्या किसी पोषी स्तर के सभी नहीं, जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो यहाँ कुछ हद तक संभव है। जैसे हमने यहाँ पर केवल खाद्य श्रृंखला में संभव है। कहाँ पर? खाद्य श्रृंखला में। किस तरह? जैसे हमने कहा पौधे, तो पौधों में केवल एक पौधा तो होगा नहीं। अब इसमें पौधे की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा घास, तो घास में भी कई घास की प्रजातियां हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसको कौन खाता है? टिड्डा भी खाता है, ठीक। इसके बाद टिड्डे के अलावा कौन खा सकता है? बकरी खाती है, अभी बताया था पिछला प्रश्न, ठीक। खरगोश भी हो सकता है। अगर हमने कहा कि घास की कोई प्रजाति स्पीशीज समाप्त हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो जीव होंगे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये घास के किसी प्रजाति पर दूसरी घास को खाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, तो हम लोग क्या किस में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। तो हमारे लिए कोई भी पोषक स्तर अगर समाप्त कर दिया जाए, अगर मान लो कि बहुत सारे ऐसे हैं खाने के लिए तमाम, सर्वाहारी का मतलब ये हो गया कि हम क्या खाते हैं? शाकाहारी, यानी सब्जियां भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये डजेंट मैटर, इसको आप समझिए, उत्तर को समझाने का प्रयास है। तो इसमें से अगर हम मान लेते हैं कि हम जानवरों को ना खाएं, तो क्या हम जिंदा नहीं रह सकते? क्या हमारा शरीर प्रभावित होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इन जीवों को अगर कोई जीव खा रहे हैं, ठीक है, फिर मान लो मेढक हो गया, ठीक, मेढक, स्नेक, काइट, काइट का मतलब चील हो गया या हॉक भी बोलते हैं। तो इस तरह आपको लायन, शेर हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, हाइना हो गया, एलिफेंट हो गया, और आप जानवरों के, तो ये जितने जीव हैं, तो अगर इनमें से हम कहा जाए, ठीक, तो ये तो सब खा ही रहे हैं। इनमें से अगर कोई जीव अगर विलुप्त होता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा इनमें से कोई भी स्तर का। तो खाद्य श्रृंखला में थोड़ा और कभी कभी कुछ पर पड़ भी सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर इसी पर बेस है और इसी को समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में केवल पूछ लिया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इसमें अंतर भी पूछ लिया गया है और ऐसे भी पूछा गया, इस तरह प्रश्न देकर आपको पूछा गया है। तो आई होप इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी मान के, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। एक दिया है जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैविक आवर्धन क्या है
क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? बिल्कुल भिन्न भिन्न होगा। पहली बात तो जैविक आवर्धन या इसको जैव आवर्धन भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है इसको समझते हैं। इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। रासायनिक पदार्थ का मतलब हो गया अजैव निम्नीकरण, जिसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये किसी भी पोषक स्तर पर क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। यह एक धीरे धीरे निम्न वर्ग के पोषी स्तर से उच्च श्रेणी के पोषी स्तर तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी, ठीक है, अजैव अपघटनीय, अजैव का मतलब जैसा मान लीजिए डीडीटी हो जाएगा, ठीक है, कैडमियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक। ये यहाँ पर अजैव अपघटनीय प्राय विषैले पदार्थों का सांद्रण, विषैले पदार्थ जिनका भी मैंने नाम लिया है, डीडीटी हो गया, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, खाद्य श्रृंखला के क्या दिया है, प्राय विषैले पदार्थों का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर में बढ़ता जाता है, उसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहलाता है। यही आपको परिभाषा, ये क्या है तो इसकी परिभाषा लिखना। वह प्रक्रिया जिसमें ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो हानिकारक हो, कोई जरूरी नहीं इस तरह लिखें, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऐसे पदार्थ जो अजैव निम्नीकरण अर्थात किसी भी पोषक स्तर पर क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, जो हर एक पोषक स्तर के सांद्रण यदि पदार्थ का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसे ही जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक। और पदार्थ में आप लिख सकते हो, रासायनिक पदार्थ में डीडीटी बोला, मरकरी बोला, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारे होते हैं। आगे दिया है इसी प्रश्न में, ठीक है, क्या पारितंत्र, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। एक हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया नीचे, और इस डायग्राम के जरिए हम समझेंगे, और सभी ये जो है ये आपको विभिन्न स्तरों पर हम दर्शाया है। अब यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, क्या है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और कंपनियों से क्या होता है, वाटर, गर्म वाटर निकलेगा, और इस वाटर को क्या कर दिया जाए, इसमें मिलाया जाएगा, और इस वाटर में जैसे मिलाया जाएगा तो इस पानी में जो होगा बहुत सारे डीडीटी क्या होंगे, बहुत सारे डीडीटी आके मिल जाते हैं, ठीक। जल में जब ये मिलाया गया बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, तो उस समय डीडीटी की मात्रा जो थी वो 0.003 ppm थी, ठीक। अभी क्या हो गया कि अगले स्तर, ये प्रारंभिक है, जल में जब मिलाया गया कंपनियों के द्वारा, ठीक। तो अब जल में पाए जाने वाले, जल में जैसे छोटे जीव, ठीक है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब हो गया छोटे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे एल्गी या शैवाल, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं, छोटे जीव जो इन शैवालों को खाते होंगे। तो अब क्या करेंगे कि अब फाइटोप्लैंक्टन्स में आप मान लीजिए कि ये सब शैवाल हैं, क्या हो जाएगा, शैवाल, और ये शैवाल क्या होंगे, ये शैवाल जो होगा इन डीडीटी को क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण या भोजन के स्तर में अपने द्वारा अवशोषित कर लेंगे। जैसे अवशोषित करेंगे तो यहाँ पर प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब हो गया उत्पादक, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, उत्पादक, ठीक है। अब इसकी मात्रा जो होगा डीडीटी की, कहाँ पर चला गया, उत्पादक, यानी पेड़ पौधों में जो जल में पाए जा रहे थे जैसे शैवाल, अब इसमें गया तो इसकी मात्रा बढ़ गया, जो है 0.004 ppm हो गया डीडीटी की मात्रा, मैं डीडीटी की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, अब इस जल में कुछ छोटी मछलियां पाई जाएंगी, और छोटी मछलियां किसको खाएंगी, अब ये छोटी मछलियां जो होंगी इन शैवालों को खाएंगी, किसको खाएंगी, अब मान लीजिए इसमें छोटी फिश पाई जा रही, और ये छोटी जो फिश है इन शैवालों को खाएगी। जैसे शैवालों को ये छोटी फिश खाएगी तो ये शैवाल में जो है डीडीटी की मात्रा पहुंच गई है, इस यहाँ पर जब छोटी मछली खाएगी तो इसकी मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, इसके शरीर में चला जाएगा, और यहाँ पे इसकी मात्रा हो जाएगा 0.005 ppm हो जाएगा। अब जब इसको छोटी मछली को जब कोई बड़ी मछली खाएगी, क्या, जब कोई बड़ी मछली खाएगी, और जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी तो आप यहाँ पर डीडीटी की मात्रा बड़ी मछली में क्या हो जाएगा, 2 ppm हो जाएगा, डीडीटी की मात्रा जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा।
अब यहाँ पर अब इसके बाद इस बड़ी मछली को, ठीक, कोई क्या हो जाएगा, मत्स्य भक्षी पक्षी जैसे चील खाएगा या कोई भी खाएगा तो उसमें इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, 25 ppm हो जाएगा। और जब इसको या इस बड़ी मछली को, केवल पक्षी नहीं, हम लोग भी, ह्यूमन भी खाते हैं और ह्यूमन भी खाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये जैव आवर्धन जो रासायनिक जो दे रहा है, जैव अपघटनीय पदार्थ, ये किसी स्तर पर यानी इसका मेटाबॉलिज्म या हमारे शरीर में उपापचय नहीं हो पाता है, ठीक है, ना ही इनका उत्सर्जन होता है, और ये धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं। ये जितनी बड़ी मछली जितनी छोटी मछलियों को खाएगी उतनी ही उसके शरीर में डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर स्तर पर, यहाँ पर दिया ना, विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये प्लांट जितने भोजन बनाएंगे, पानी का, जल का अवशोषण करेंगे, जल में जितना, ये कई तरह से होता है। देखिए, ये आम जीवन में भी होता है, बहुत सारे फार्मर होते हैं, ये अपने फसलों को बचाने के लिए डीडीटी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, सब्जियों पर छिड़काव करते हैं। हम लोगों में सबसे अगर देखा जाए इसकी मात्रा किस में पाई जाती है तो ह्यूमन में पाई जाती है। क्यों? ह्यूमन सभी कुछ खाता है, जल में भी पाई जाने वाली वनस्पतियाँ या फिशेस या जो जो किसानों के द्वारा खेती बाड़ी किया जा रहा है, जो भी अनाज किया जा रहा है, चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी अनाज हो, सबको मनुष्य कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मनुष्य में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। और मनुष्य में, और ये क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी किसान ने खेतों में डीडीटी का छिड़काव किया, कीटनाशक पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, ठीक है, ये पेस्टिसाइड है, इस समय ये बैन है, फिर भी कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों तक, गाय के दूध और भैंस में भी डीडीटी की मात्रा पाया गया। क्यों? गाय भैंस क्या खा रही है? चारा खा रही है। क्यों? फसलों में छिड़काव किया जाता है, फसलें जब खाते हैं, जानवर क्या खाता है? भूसा खाता है, पैरा खाता है, या बहुत सारे बरसिंग हो गया है, या घास ओस जो भी कंज्यूम करता है तो इसके शरीर में जाता है। जब शरीर में जाएगा तो मिल्क में भी इसकी मात्रा पाया गया, जो बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। जब भी पूछेगा, ये एक लाइन में आप इस तरह बना के उसका उत्तर दे सकते हैं, इसकी ये परिभाषा लिख सकते हैं, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आया है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिखा है, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आइए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न दिया, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। जबकि दूसरे प्रश्न में देखा जाए, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा कैसा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों को हम एक ही प्रश्न से समझ सकते हैं। एक दिया अजैव निम्नीकरण कचरा दिया है, दूसरा दिया है ये भी कचरा है लेकिन जैव निम्नीकरण कचरा दिया गया है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं अजैव निम्नीकरण कचरा, और दूसरे तरफ दूसरे का उत्तर लिखते हैं जैव निम्नीकरणीय कचरा। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा बायो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, और इसको कहा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसा कचरा जिसका पर्यावरण में क्या हो जाएगा, नष्ट ना होते हों, ठीक है। नष्ट ना होने का मतलब हो गया कि ऐसे होंगे जैसे आपको प्लास्टिक, ठीक है। अगर प्लास्टिक देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे वातावरण में जो होता है जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। प्लास्टिक के जो बॉटल हो गया, जो भी प्लास्टिक के आइटम बनते हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होते, ये हजारों वर्ष तक पर्यावरण में पड़े रहते हैं और पर्यावरण को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या किया जा सकता है, रिसाइकलिंग किया जा सकता है। बहुत सारे इसमें कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक में जैसे हमने अभी बताया डीडीटी हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया और आर्सेनिक हो गया, ये सब जो होते हैं इनका ये आते हैं अजैव निम्नीकरण में। इनका भी क्या होगा, इनका भी वातावरण में या हर एक पोषक स्तर पर क्या होता है, धीरे 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 इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये, और तीसरा अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके द्वारा ये क्या हो जाएगा, अपघटित नहीं किए जा सकते। क्या हो,
अपघटित नहीं किए जा सकते हैं। जबकि ये जो होता है डिग्रेडेबल जो होगा, इसमें जो होंगे सूक्ष्म जीव जो पाए जाएंगे, इनका कुछ दिनों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, या अपघटित कर देते हैं, यानी उनको पुनः मतलब क्या करते हैं, पर्यावरण में इनको मिला देते हैं, और इसका हमारे पर्यावरण पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे प्रश्न को अगर देखा जाए तो इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। जैसे घर के कचरे का मतलब जैसे सब्जियों के छिलके हो जाएंगे, घर के कचरे में लिखेंगे। घर के कचरे में तो बहुत सारे होते हैं, यानी सब्जियों के छिलके हो जाएंगे, या जो भी हम फसल बोते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं, किसान फसल बोया और फसल मशीन से कटवा लिया, उसके बाद उस फसल में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से पर्यावरण को हमारी क्षति पहुंचती है। उसको क्या करना चाहिए, पुनः काट के कहीं ना कहीं ऐसे जगह उसको इकट्ठा कर लीजिए, या एक गड्ढे में रख दीजिए। कुछ दिनों के बाद वो खुद सड़ जाएगा और कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जैसे गोबर हो गया, कचड़े घर के छिलके होंगे, इससे गोबर गैस बनाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे वर्क किए जाएंगे। तो इतना इसका इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं, दिया गया हमारे। तो इसमें जौ, बस इतना याद रखिए कि जौ निम्नीकरणीय का मतलब हो गया ऐसे कचरे जिसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ दिनों के बाद, तो 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर वो स्वतः क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा पुनः उसे पर्यावरण में मिला दिया जाता है, और इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इसका 7वें प्रश्न में क्या होगा, अजैव निम्नीकरणीय का कचरा का मतलब यह पर्यावरण में हजारों वर्ष या कई पीढ़ियों तक ये पड़े रहेंगे और ये नष्ट नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रत्येक जीव के स्तर के लिए क्या होते हैं, खतरा होते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया गया है, ओजोन परत। पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ओजोन परत पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो याद रखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। पहली बात, चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए। पहली बात, चिंता का विषय क्यों है, तो ये हमें पता है कि ओजोन लेयर क्या होती है, यानी यह ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है। अगर ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो O2 होता है, और ओजोन का क्या होगा, O3, ठीक है, O3 होता है। अगर ये देखा जाए तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर लगभग देखा जाए तो इसका ऊंचाई अलग अलग अक्षांशों पर अलग है, ध्रुवों पर कम दूरी पर है, तो अलग अलग दूरी पर है। लगभग ये जो पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो एक मंडल होता है, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको कहा जाता है पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का छतरी कहा जाता है। छतरी क्यों कहा जाता है, अगर मान लीजिए आप बरसात में छाता लेके निकल लें तो छाता का काम क्या होता है, छाता का काम होता है, या बरसात हो रहा है या तेजी से धूप पड़ रही हो तो छाता का काम है, अगर बरसात में जा रहे हैं तो आपको भीगने से बचाता है, जबकि धूप में जाते हैं तो आपको तगड़ी यानी तेज धूप न लगे उससे बचाता है। इसी प्रकार ओजोन परत जो होता है ये सब समताप मंडल में पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके इसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसका मेन कार्य यही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों, कि दिन प्रतिदिन ओजोन लेयर क्या होता है, ये क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। नष्ट का मतलब होल, कहीं कहीं पर आप एक टर्म आता है कि ओजोन छिद्र से क्या मतलब है, छिद्र का मतलब कोई होल नहीं हो गया, वहां को ओजोन लेयर पतली हो गई, जैसा अंटार्कटिका पर अभी कोरोना काल में ये छिद्र जो हुआ था, जो ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो गया था, भर गया था, ठीक है। लेकिन फिर से क्यों भर गया था, क्योंकि उस समय पूरे वैश्विक लेवल पर सारी कंपनियां, यातायात, व्हीकल सब क्या हो गया था, ठप हो गया था। इस वजह से पोल्यूशन की मात्रा घट गया था, इस वजह से ओजोन लेयर तुरंत क्या हो जाएगी, कुछ महीनों में देखा गया। कुछ वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर गए थे और देखे कि वहां को ओजोन लेयर जो पतली थी वो लगभग भर गया है, लेकिन ये फिर से सिलसिला शुरू हो गया है,
ठीक है। तो इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बचाया जाएगा तो ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आएंगी और बहुत तमाम तरह के रोग उत्पन्न करेंगे। सबसे पहला होता है त्वचा से रिलेटेड कैंसर, ठीक है। आंख हमारे सेंसिटिव मोतियाबिंद होने की संभावना हो सकता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, खास करके स्किन कैंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे भी प्रभावित हो गए, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो गई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पादपों में पत्तियों पर होता है। जब अल्ट्रावायलेट ज़्यादा होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा पार्शली क्लोज हो जाएंगी या पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगी या पत्तियां झुलस जाएंगी। तो इस वजह से इसका क्षति जो हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। इसके लिए कुछ गैस हैं जो इसके लिए हानिकारक है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, फ्रियॉन्स हो जाएगा, ये सबसे हानिकारक गैस है। ये कहाँ से निकलती हैं? ये आप जितने एयर कंडीशनर चीज़ें हैं, एसी जो चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, यानी जो कुछ इनसे क्लोरोफ्लोरो, जो अलमारी की पुताई पेंटिंग होती हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं तो गाड़ियों से भी जितनी पेंटिंग की जाती है गाड़ियों की, तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हमारे ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। अगला क्या दिया है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो कदम की बात करा जाए तो इसी को जानकारी, लोगों तक जानकारी पहुंचे तो हर साल 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को हर साल ओजोन विश्व दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये जानकारी पता चले कि ओजोन क्या हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो कदम तो बहुत पहले से उठाया जा रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट हमने लिखा है। ये कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार आपको 1987 ईस्वी में, ठीक है, 93 देशों में, कितने? 93 देशों ने यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये देशों का एक समूह था, इन्होंने गठित किया और एक कागज पर साइन किया जिसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इन देशों ने, 93 देशों ने यह किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है, जो उत्सर्जन ज़्यादा किया जा रहा है, इसको सीमित किया जाए, जितना हो सके लगभग इसको सीमित किया जाए। ये कदम पहली बार उठाया गया था 1987 ईस्वी में, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। अगला आ गया था किगाली समझौता, इंपॉर्टेंट है। किगाली एक देश है, रवांडा उसकी राजधानी है, जहां पर ये समझौता किया गया था, रवांडा, याद रखिएगा। किगाली समझौता किस देश की राजधानी है? रवांडा, ठीक है, वहां पर ये समझौता किया गया था। उसके राजधानी का नाम है किगाली, इसीलिए इसको कहा गया किगाली समझौता। और इस समझौते में 197 देशों ने, ठीक है, संकल्प लिया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर एक उसका, ठीक है, उसके जगह पर हम किसका यूज करेंगे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं HFCS, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे। इन देशों ने ये बात रखी और तब से कई, और ये जो लागू हुआ था शायद, तो हमें लगता है जनवरी 2019 में इसको प्रभावित रूप से लागू किया गया था किगाली समझौता को, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा भी समय समय पर या वैश्विक स्तर पर, ये केवल देश की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें से दो आपकी इम्पोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ठीक है। बाकी इससे कई तरह की बीमारियां हो रही है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से जो इस अगर चैप्टर में अगर देखा जाए, ठीक है, 2 मिनट और इसमें देखा जाए तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आएगा, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और लिख लीजिएगा, एक बार जरूरी है। पहला अगर देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला, क्या है? खाद्य श्रृंखला मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला दूसरा प्रश्न बताया था उसमें खाद्य श्रृंखला इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर देखा जाए खाद्य जाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक। तीसरा अगर देखा जाए इसमें तो जैव आवर्धन है, अभी आपको बताया था। चौथा देखा जाए ओजोन परत, क्या है? ओजोन परत, ठीक। ये चारों इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है और 9 प्रश्न बताए हैं, 9 प्रश्नों में ये चारों टॉपिक आए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है, जंगल से इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। वनों का क्या महत्व है, तो वनों का महत्व आपको आता है। एक और प्रश्न इसमें आ सकता है,
एक उत्पादक और उपभोक्ता, क्या है इंपॉर्टेंट, उत्पादक, उत्पादक और उपभोक्ता, और उपभोक्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर भी पूछा गया और क्या, ये भी आपका प्रश्न आया खाद्य श्रृंखला में। उत्पादक हरे पौधों को जो क्या है ऊर्जा को बनाते हैं, हरे प्रकाश संश्लेषण के, हरे केवल यानी जो भोजन बनाते हैं स्वयं बनाने की क्षमता पाई जाती है उन्हें उत्पादक कहते हैं। और जो जीव, वैसे संसार में सभी जीव, केवल यूग्लिना को छोड़ के सभी जो है, कुछ बैक्टीरिया भी है, ऐसी बात नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी अपना भोजन स्वयं स्वयं बना लेते हैं, इनको छोड़ के सभी जितने जीव होते सभी उपभोक्ता कहलाते, यानी दूसरे पर आश्रित हो। तो उत्पादक उपभोक्ता भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है पारितंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने प्रश्न बताए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट थे, और ये जो अभी टॉपिक बता रहा है इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से रिलेटेड आई होप, आशा करते प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।